प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी बहुत दिनों से ये डिमांड था कि मैं स्त्री बंध्यत्व, फीमेल इनफर्टिलिटी पे कुछ लेक्चर लूं, क्योंकि शिल्पा मैडम ने बहुत अच्छे से लिया था, आप लोग को मालूम है। लेकिन मैंने स्त्री बंध्यत्व पे उतना डीप में सीरीज नहीं किया है। तो अभी मैं आज से स्त्री बंध्यत्व पे बात करूंगा, संहिता बेस्ड। हमारे आचार्य जो लोग थे वो ऋषि मुनि बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने पूरा रिसर्च किया था। तो मैं आज फीमेल इनफर्टिलिटी का पहला भाग शुरू कर रहा हूं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत ही कार्य, मतलब जो मेरा कार्य है वह जरूर आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेल इनफर्टिलिटी है लेकिन फीमेल इनफर्टिलिटी है, और आईवीएफ सेंटर्स में इतने सारे लोग जाते हैं, निराश होते हैं, कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है। तो जब वो लोग आयुर्वेद के पास आते हैं तो हमें क्या क्या विचार करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं कुछ आचार्यों का जो मैंने संग्रह किया है, जो भी व्यूज है, वह मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो चरक संहिता अगर हम स्त्री बंध्यत्व देखेंगे तो उन्होंने बहुत चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने बीजांश दुष्टि, बीज अंश जो दुष्टि बताया है, उस पे आज हम लोग फोकस करेंगे। सुश्रुत संहिता में अगर देखेंगे तो योनि व्यापक बताया है, बंध्या बताया है, आर्तव व स्त्रोतोविद, स्त्रोतोविद इस पे हम बात करेंगे। स्त्रोतोविद के लक्षण पे बात करेंगे। काश्यप संहिता अगर देखेंगे तो उन्होंने जातहारिणी, पुष्पाग्नि, स्फलित मूत्रत्व, वात रोग और पंचकर्म के उपद्रव, यह स्त्री बंध्यत्व का कारण बताया है। हारित संहिता अगर हम देखेंगे, क्योंकि हारित जी जो थे अग्निवेश के क्लासमेट थे, जब पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे थे तो हारित जी, भेल जी, जतुकर्ण पाराशर, शारपाणी, इनका भी हमें, इनके भी ग्रंथ अगर देखें तो हारित जी ने बोला है कि प्रजा की अप्राप्ति या बल्याष्ट, गर्भाशय भंग, धातुशय, अजातका जात, भग संकोच, ये शब्द यूज किया है। भेल संहिता में अगर देखेंगे तो बीज दोष, अपथ्य, वेग विधारण, योनि दोष और वायु, ये चीजें बताई गई हैं। संकलित हेतु अगर हम लोग देखेंगे तो आर्तव दुष्टि, ऋतु क्षेत्र अंबु, मानसिक भाव, शोक, षड भाव, अति अबलत्व, फिर वृद्धा, शुद्धा वेग वाले, न्युब्ज, पार्श्व, समीरण, आउटरमोस्ट, योन्याश, योनि में अर्श, मतलब जो पाइल्स टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है वो, और न शुक्रम धार्यति, गर्भम न गृहणाति, बात दृश्यात अति पीड़नात्, मतलब शुक्र को धारण नहीं करती है, गर्भ को ग्रहण नहीं करती है, और वायु के सारे चीजें दिखती है और पीड़न होता है। ये सारी चीजें बताई गई हैं हमारे ग्रंथों में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चरक संहिता में बीजांश दुष्टि पे चरक संहिता जी का क्या, चरकाचार्य जी का क्या मत है, और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या सोचना चाहिए। जब हम स्त्री बंधत्व देखते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी देखते हैं, तो जब बीजांश दुष्टि है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि रूडिमेंट्री यूट्रस है, जहां पर यूट्रस ही नहीं है, ओवरीज ही नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देते हैं, हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कुछ है ही नहीं वहां पे, तो उसको असाध्य बोला है। तो हमें जहां पे जो ऑर्गन है ही नहीं, हम लोगों ने ये पढ़ा है अभाव, अभाव एक चीज पढ़ा है। तो जो चीज नहीं है, जब मैं यहाँ एमडी कर रहा था तो बच्चे आके पूछते थे कि सर ये भाव अभाव ये क्या है, जो नहीं है नहीं है, लेकिन अभाव का महत्व हम लोगों ने पदार्थ में पढ़ा है, वहां यहाँ पर भी उसका एप्लीकेशन करना है कि जो ऑर्गन नहीं है तो हम वहां पे चिकित्सा कर ही नहीं सकते हैं। चिकित्सा किस चीज का, जब है ही नहीं वो चीज, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। क्लियरली पेशेंट को बोलना चाहिए कि आपके बॉडी में यूट्रस नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस इन्फेंटाइल होता है, स्मॉल यूट्रस, छोटा यूट्रस होता है, वो भी एक बीज दुष्टि ही मानी जाएगी। लेकिन वहां पर बीज दोष्टि के साथ में रस धातु का वहां पे पोषण नहीं हुआ है, और उनकी माता ने, जो बच्ची है, जो अभी मतलब कंसीव करना चाहती हैं, उनकी माता ने अच्छा आहार विहार नहीं किया, मतलब वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया, उसका प्रभाव शरीर, बच्ची के शरीर पे पड़ा। और वह जब गर्भधारणा का योग आया, समय आया, तो उनका जो इन्फेंटाइल यूट्रस है, स्मॉल यूट्रस है बहुत ज्यादा, तो उस समय ये उसका परिणाम हो सकता है, माता ने आहार विहार में गड़बड़ की है। तो उसको देखते हुए जो चीज लघु है उसको बृहण करके हम लोग बड़ा बना सकते हैं, बृहद बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है।
एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, इन्फेंटाइल यूट्रस का इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग रस रक्त ये जब हम उसका अच्छे से नरिशमेंट करेंगे तो वह बढ़ सकता है, उसी तरह से कुछ वृक्ष और रसायन द्रव्यों से वो बढ़ सकता है। सुश्रुत में अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने योनि व्यापक दे दिया है। तो योनि व्यापक का मतलब ये है कि योनि व्यापक का मतलब केवल गायनेक ही नहीं है, उसका मतलब प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग दोनों को ही इसमें शामिल करना चाहिए। और केवल 20 योनि व्यापक में ही पूरा उन्होंने इनफर्टिलिटी को कवर कर लिया है। दूसरा, सुश्रुताचार्य जी ने वंध्या बोला है। वंध्या का मतलब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इनफर्टिलिटी, तो हम ये बता देते हैं कि वंध्या मीन्स इनफर्टिलिटी, लेकिन हमारे यहाँ वंध्या का अलग अलग मीनिंग है। सुश्रुत संहिता में जो कहा गया है, उन्होंने बोला है नष्टार्थवाद वंध्या, मतलब जिसका आर्तव नष्ट हो गया है वो वंध्या। तो लेकिन पहले आर्तव आता था, लेकिन बाद में उसका आर्तव आना बंद हो गया। अब एक केस से मैं बताता हूँ कि एक मतलब वो कुछ मात्रा में या अल्प मात्रा में अल्प अवधि में डिफरेंस आ गया है आर्तव आने में। तो ऐसा भी बंध्या का मतलब होता है कि वहां पे आर्तव स्त्रोत में कहीं ना कहीं दुष्टि हो गई है। पहले आर्तव बराबर आता था। आर्तव क्षय के जो लक्षण हमारे ग्रंथों में बताए हैं कि यथो अचित काल कालम अदर्शनम अल्पता अनल्पता योनि वेदना, मतलब जो काल में आर्तव आना चाहिए वहां पे अदर्शन है, वो आता ही नहीं है। या अल्पता, बहुत कम मात्रा में स्कैंटी मेंसेस आता है। और योनि वेदना योनि में वेदना बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि आर्तव तो आता है लेकिन वो स्रोत से निकल नहीं पा रहा है। यह हमें अर्थ लेना चाहिए। तो एक पेशेंट के बारे में मैं बताऊंगा, दो पेशेंट के बारे में मैं बताऊंगा। पहले तो पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं कि डॉक्टर्स ने कम एज में उनको बोल दिया, मतलब 25-26 साल में भी बोल देते हैं डॉक्टर्स कि आपको मेनोपॉज हो गया है। 25-26 साल में मेंसेस नहीं आ रहे आपको 5-6 साल से, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स देते हैं और उसके बाद भी नहीं आते हैं तो बोलते हैं मेनोपॉज हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से, ये मान्य नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। और फिर वो पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का रिपोर्ट लेके आते हैं, एलएच का रिपोर्ट लेके आते हैं। तो वो वैल्यूज देख के हम घबरा जाते हैं कि अरे इसका एफएसएच ये है, वो एलएच ये है, एएमएस तो है ही नहीं। तो उसको डायग्नोस्टिक के लिए हम रखते हैं, बाजू में एक साइड रखते हैं, वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पेशेंट है, उसको 7 साल से आर्तव का फ्लो आता था लेकिन अब नहीं आता। जब उसका मीनारके शुरू हुआ 12 साल के एज में, और 7 साल पहले 1 साल तक आया, मतलब 12 से 13 साल के एज में उसको आया, और अब वो 20 साल की होगी उसको मेंसेस नहीं आता, 7 साल से नहीं आ रहा। मतलब हमारा पैरामीटर जो है वो हम लोग देखते हैं कि आर्तव है, आर्तव दर्शन नहीं, मतलब मीनारके हुआ आर्तव दर्शन है वो नहीं है। हमारा आर्तव कैसा आ रहा है, उसकी अल्पता या अधिकता, यहाँ पर दुष्टि मानी गई है। तो वंध्या में वो क्यों है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसकी शादी हुई 20 साल की एज में, कंसीव नहीं कर पा रही है। और वहां पे उन्होंने क्या किया, मॉडर्न डॉक्टर्स ने 20 साल की बच्ची को मेंसेस नहीं आ रहे तब भी आईवीएफ कराया। आईवीएफ का क्या मतलब है, आईवीएफ फेल हो जाएगा, वो कंसीव नहीं क्योंकि वहां आर्तव ही नहीं आ रहे। तो वहां पे उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन एंडोमेट्रियम तो है ही नहीं वहां पे। एंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा वहां पे। उसका एंडोमेट्रियम इज नॉट एनफ, राइट एनफ टू टेक अप। वहां पे गर्भ अगर बाहर से अपने ओवरीज से ओवा निकाल के स्पर्म को पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उधर डाल भी दिया, तो एंडोमेट्रियम है ही नहीं, लाइनिंग ही नहीं है, तो आप किस में डालेंगे। तो वहां पे वो क्या प्लेस क्या है, वहां पे पूरा शयात्मक संप्राप्ति है, तो उसका गर्भ का पोषण कैसे होगा। तो हमारे शास्त्र में इनका उत्तर दिया गया है। जब हमारे शास्त्र बोलते हैं ऋतु क्षेत्राम्बु बीजा नाम, कितना बढ़िया है, मतलब वो एक पैरामीटर है। ऋतु अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, अंबु अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए। अगर क्षेत्र ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही ठीक नहीं है, यूट्रस ही नहीं उतना सफिशिएंट है कि उस बच्चे का ग्रोथ कर सके, तो क्षेत्र ही नहीं है, तो रस मतलब रस धातु ठीक से नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं हो पा रहा है, एंडोमेट्रियम नहीं है, जो 3 लेयर जो है यूट्रस के, मायोमेट्रियम पायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, वही ठीक नहीं है। तो मेनार के बाद थोड़े दिन मेंसेस आया, और लेकिन आर्तव 7 साल से बंद है। तो आईवीएफ यहाँ पे पॉजिटिव कैसे होगा, इसके लिए मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता में बंध्या जब बोलते हैं, इसका मतलब पहले आर्तव था लेकिन किस कारणवश से प्राइमरी एमेनोरिया हो गया या सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया।
तो मतलब उसी को वंध्या ऐसे करना है। तो इसमें हमें निदान ढूंढना है, क्योंकि निदान अगर हमें मिल गया क्या कारण के वजह से उसको ऐसा चीज हुआ। एक ये केस है, एक और केस मैं बताता हूँ। एक पेशेंट मुझे आयुष दर्पण के वजह से, एक पेशेंट मुझे कांटेक्ट की कि उनका शादी हुआ था। शादी तक उनको मेंसेस आता था, लेकिन शादी के बाद कुछ लाइफ में डिस्टरबेंस हुआ, और उनको 10 साल से मेंसेस ही नहीं आ रहा था। तो उसका हेतु पता चला कि शादी के दौरान में वो बच्चा नहीं चाहती थी, पति से क्लैशेस होते थे। पढ़ी लिखी ज्यादा थी, इंजीनियरिंग किया था, एमटेक किया था। तो पति से क्लैशेस की वजह से, बच्चा न चाहने से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाया गया उनको, माला डी वगैरह खिलाया गया। वो मेडिसिन के हॉर्मोन्स की वजह से उनका पूरा योनि भाग सूख गया, वजाइना पूरा ड्राई हो गया, और फिर उनको बच्चे नहीं हुए, 10 साल से एमेनोरिया। और फिर उसके बाद में उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया। उसके वजह से वो डिवोर्स केस जब चला, मेंटेनेंस वगैरह के लिए सब केस चला, तो कोर्ट में जाना आना ये सब से, और काम शोक भयात वायु वायु का प्रकोप हुआ, और उनको और ज्यादा तकलीफ हो गई। पूरा बॉडी में स्वेलिंग आने लगा, बूढ़ी जैसे दिखने लगी, पूरा बॉडी स्वेल्ड हो गया, हेयर फॉल होने लगा, बहुत सारे तकलीफ हुआ। तो इसमें भी आर्तव का क्षय क्यों हुआ, ये हमें निदान परिवर्जन, निदान पहले देखना है, फिर उसका परिवर्जन करना है। और क्योंकि हमारे इसमें बोला है संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन इति चिकित्सा। तो हमें हेतु का खंडन करना है, वहां पर उसको हमें फाइंड आउट करना है, रूल आउट करना है, और उसके बाद चिकित्सा करें, तो तभी वो केस सक्सेसफुल होता है। दूसरा, सुश्रुत संहिता में स्त्रोतो विद्ध लक्षण बोला है, आर्तव व स्त्रोतस का विद्ध लक्षण बोला है। तो आर्तव व स्त्रोतो विद्ध लक्षण का मतलब ये नहीं है कि कट करना। विद्ध का संस्कृत शब्द देखें तो कट करना। कट करना मतलब ये भी हो सकता है कि जब कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, मतलब वहां पे डाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो बीज निर्माण हो रहा है, बीज फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं, और जब वो ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये विद्ध, इस केवल इसको ही माना जाए क्या कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया या कट हो गया तो स्त्रोतोविद? नहीं, हमारे आचार्य लोगों का इतना ही नहीं मतलब है। स्त्रोतोविद का मतलब यह है कि फिजिकल स्प्लिटिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि स्त्रोतस में अंततः रुक्षता आ गई है, वहां पे जो रस और रक्त का और आर्तव का जो होना चाहिए, मतलब नरिशमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। रुक्षता आ गई, सूख गया है, ड्राई हो गया है वहां पे फेलोपियन ट्यूब। इसको भी हम लोग विद्ध बोलेंगे। मूवमेंट बराबर हो ही नहीं रहा है, जो सिलेरी मूवमेंट होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एग को लेके जाके अंदर तक जाना है, वह भी मूवमेंट ही बराबर नहीं हो रहा है। या फिर कभी कभी इन्फेक्शन हो गया वहां पे, या वहां पे स्पाजम हो गया। स्पाजम अगर हो गया है, स्पाजम जैसे हमारे पैरों में भी नस पे नस चढ़ती है, स्पाजम होता है, अकड़ जाता है, वैसे ही वहां के अंदर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो इनर लाइनिंग है, या वर्टिकल इनर लाइनिंग है, वहां पे स्पाजम हो रहा है, वो रुक्षता बढ़ गई है। तो ये स्पाजम का भी हमें स्त्रोतोविद लक्षण, ये हमें समझना चाहिए। तो सुश्रुत के लिस्ट में ऐसा भी कहा गया है कि आर्तव वह द्वे तयोर्मूलम गर्भाशयम तत्र विद्धस्य लक्षणम, आगे आगे बताया। तो ये विद्ध का मतलब है इसके वजह से बंध्यत्व आता है। तो हमें ये देखना है कि आर्तव स्त्रोतस जो है, हमारे पास पेशेंट आई है, वो फंक्शनल है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, मतलब गर्भ धारणा के लिए वो फंक्शनली एक्टिव है कि नहीं है, वो हमें देखना चाहिए। तो आजकल एस जी कराते हैं, हिस्टेरो सल्फेंजियोग्राफी करते हैं, उसे ट्यूबल पेटेंट है, ट्यूब पेटेंट है, खुला है कि बंद है, वो हम लोग चेक करते हैं। लेकिन केवल वो पेटेंट और नॉन पेटेंट, इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि वहां पे रुक्षता बढ़ गई है क्या, हमें वो विचार करना चाहिए। या पेशेंट को पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था क्या, मतलब टीबी हो के फिर ये हुआ है क्या, क्यों हुआ है वहां पे, अगर वो ट्यूबल ब्लॉक है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर वो ट्यूब भी अच्छा है, एग भी अच्छा है, हॉर्मोन्स भी अच्छे हैं, तब भी वो क्यों नहीं कंसीव कर पा रही है, तो फंक्शनल है क्या, वो भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमें पूरा केस टेकिंग करना चाहिए, आहार विहार वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से काश्यप संहिता जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जात हारिणी ऐसा एक शब्द गिना हुआ है, काउंट किया है, या पुष्पग्नि। तो मतलब किसी किसी को गंड प्रदेश तक पूरा शोथ हो गया है, सूजन आ गई है। मैंने जो एक केस बताया कि एक इंजीनियर थी, एमटेक की थी, उनके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गया था, और मेंसेस ही नहीं आ रहा था, पूरा शरीर सूज गया था बहुत ज्यादा। मतलब उनको फील होता था कि मेंसेस आ रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाता था,
वह आर्तव क्या ऊपर जाता था और पूरा स्वेल्ड हो गया था, पूरा सूजन आ गया था। और हमें ये देखना है कि जो पुष्पग्नि बोला है, वहां पे कुछ कुछ शब्द ऐसे बोले हैं कि केश उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे संस्कृत में वर्ड बोले हैं। तो वहां पे हिर्सुटिज्म हो रहा है क्या, दाढ़ी मूछे जैसे ऐसे बाल आ रहे हैं क्या पूरे फेस पे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है क्या। और वो जो एग बन रहा है, कभी कभी एग बन रहा है लेकिन वो वेस्ट जाता है मेंसेस के थ्रू, तो प्रॉपर ओवल्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर क्वालिटी ऑफ ओवन ओवम जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसका हमें ध्यान देना है। मतलब सिंपल लॉजिक ये है कि रस धातु से रक्त बनता है, आर्तव बनता है। आर्तव की निर्मित कहाँ कहाँ से हो रही है, उस निर्मित में क्वालिटी ऑफ ओवम और आर्तव किस तरह का है वो हमें देखना है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि वात रोग, यह भी कारण बताया है कि इनफर्टिलिटी होती है, काश्यप जी ने बताया है। तो वात रोग को सबसे मेन बताया है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि उसको ज्वाइंट पेन हो रहा है क्या, कमर दर्द हो रहा है क्या, साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इंजुरी हुआ है क्या, उसके वजह से इनफर्टिलिटी है क्या, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक काश्यप जी ने बताया है कि स्फलित मूत्रत्व, मतलब पुरुष अगर मैथुन कर रहा है और कभी कभी यूरिन आ जाता है उसको, योनि में अंदर चला जाता है, तो ये तो स्फलित मूत्रत्व पुरुष के लिए, यह भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है, क्योंकि मेल पार्टनर को समझ नहीं आता है कि शुक्र कब निकलना है, यूरिन तो मूत्रवेग का धारण करके, और वो मैथुन कर रहा है तो वो शुक्र के बदले मूत्र निकल जाएगा, यह भी एक कारण होता है। हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए, पूछना चाहिए। दूसरा, हमारे आचार्य लोग काश्यप संहिता में बोला है पंचकर्म का उपद्रव के रूप में भी फीमेल इनफर्टिलिटी आती है। आजकल क्या है कि सभी लोग पंचकर्म करा रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल लोग भी क्लिनिक खोल के बैठे हैं मसाज सेंटर के नाम पे, और पंचकर्म कर रहे हैं, जिसको ज्ञान नहीं है वो भी पंचकर्म कर रहे हैं। तो लेकिन हम लोग चिकित्सक लोग ये जानते हैं कि वात की आधी चिकित्सा बस्ती है, आधी चिकित्सा मतलब बस्ती। तो आधी चिकित्सा दे रहे हैं मतलब वात दोष जो है वह कंट्रोल में आ जाता है। वात रोग को कंट्रोल होते ही अपने आप इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने भी देखा होगा, केवल बस्ती दिया, घृत पान दिया, फल घृत दिया, और पेशेंट का इनफर्टिलिटी ठीक हो गया, नस से दिया, पेशेंट ठीक हो गए, उनको मतलब कंसीव हो गई, कितना सिंपल है। तो आयुर्वेद कभी कभी बहुत इजी भी है और कभी कभी क्लिष्ट भी है, क्योंकि बस्ती किया तो वात रोग की चिकित्सा हो गई, लेकिन कभी कभी तब भी रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आयुर्वेद इजी है, लेकिन वहां पे तरतम भाव से हमें समझना चाहिए कि कौन सा वायु जो है यहाँ पे बिगड़ा हुआ है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी है। इसको और अंशांश कल्पना से देखते हैं, तो कभी कभी शरीर में संदुक्षण की क्रिया जो समान वायु करती है वह अच्छे से नहीं हो रही है, तो ग्रहणी कला दूषित है। मतलब समान वायु काम नहीं कर रही है, वहां पे खराबी हो गई है, अवयव में भी ग्रहणी दूषित हो गई है, या समान वायु की कार्य बिगड़ गया है, इसके वजह से ये हुआ है क्या इनफर्टिलिटी, वो हमें देखना है। व्यान वायु की खराबी है क्या, अपान वायु की खराबी है क्या। जब हम तरतम भाव से पूरा केस टेकिंग करते हैं और उसको डील करते हैं, तो हम इनफर्टिलिटी का रिजल्ट अच्छे से दे पाते हैं। तो वात रोग का मतलब यह है कि हमें जो 80 प्रकार के 80 टाइप के सामान्य नानात्मज वात व्याधियां बताई हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि उस वो वात व्याधि जो है नानात्मज, उसका क्या इफेक्ट बॉडी पे पड़ा है, वात रोग का, उसको भी देखना है। इसी तरह से हम लोग जब स्त्री रोग पढ़ते हैं, तो हमारा बेस क्या है, आयुर्वेद का बेस है शारीर रचना, हमारे स्त्रोतस, हमारी कलाएं, और वहां पे स्त्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं प्यूबरिटी के बाद में, मिनार्के कैसे आ रहे हैं, मेंसेस कैसे आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा आ रहा है, मतलब शारीरिक क्रिया कैसी है, या विकृति पैथोलॉजी कैसी है बॉडी में। तो इस तरह से हमें निदान करने में आसानी होती है। जितना पेशेंट आप लोग देखेंगे, उतना आप लोगों का और विचार अच्छा क्लियर होते जाएगा, उतना आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी के केसेस आप सुनिए, देखिए और बार बार करिए, तो आप लोग को और अच्छा परफेक्ट रिजल्ट आने लगेगा। कभी कभी पंचकर्म के उपद्रव होते हैं, तो जैसे कि रस धातु का क्षय होता है पंचकर्म में। फॉर एग्जाम्पल, वमन कराया, वमन कराया तो कभी कभी हमारे ग्रंथों में बोला है कि अति वमन कराने से चंद्रिका युक्त रक्त निकल रहा है, ऐसे कुछ तो चमक रहा है, ऐसा खून निकल रहा है, तो पेशेंट वीक हो जाएगा, पेशेंट को भ्रम आने लगेगा ज्यादा वमन कराने के बाद। तो ये चीजें वहां बताई गई हैं। इसका मतलब क्या है कि वमन ज्यादा में हो गया, तो उसके जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वह बहुत ज्यादा निकल गए बॉडी से। इसका मतलब यह है कि रस धातु खत्म हो गया, उसका क्षय हो गया, और वात का प्रकोप हो गया। तो यह रस धातु अगर क्षय होगा,
तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली रक्त धातु पे पड़ेगा, आर्तव में पड़ेगा, यह हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो हमें यह देखना चाहिए कि आर्तव पर डेफिनेटली पंचकर्म का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है क्या, यह हमें देखना चाहिए। आर्तव निर्मित क्यों नहीं हो रही है, तो केस टेकिंग करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसका पंचकर्म का कोई व्यापत हुआ है क्या, या रक्त मोक्षण ज्यादा कराया है क्या, या विरेचन ज्यादा कराया है क्या, विरेचन का उपद्रव के रूप में बार बार विरेचन, बहुत बार विरेचन किया है, या पेशेंट को उसी तरह से अधिक अतिसार कभी हुआ है क्या, लूज मोशन बहुत ज्यादा, डायरिया लूज मोशन ज्यादा हुए है क्या, या कोई क्रॉनिक डिजीज से वो पेशेंट ग्रसित थी क्या, पेशेंट को कभी टाइफाइड हुआ था क्या, मतलब वो बहुत ज्यादा जीर्ण ज्वर में थी क्या, या पेशेंट को चिकनगुनिया डेंगू के वजह से बहुत वीकनेस आया था क्या। तो कहीं ना कहीं रसवस स्त्रोतस की दृष्टि है और उसका इफेक्ट आर्तव स्त्रोतस पे है। तो क्रॉनिक और मतलब पास्ट हिस्ट्री में उसको क्या क्या बीमारियां हुआ है वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से हरित संहिता अगर हम लोग देखते हैं, हारित मुनि जो थे वो अग्निवेश के क्लासमेट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अग्निवेश सबसे इंटेलिजेंट थे लेकिन हारित जी भी कम नहीं थे। तो हारित संहिता में बोला है प्रजा की अप्राप्ति, मतलब यहाँ पे प्रजा की अप्राप्ति है कि बच्चे का, बच्ची का वह बाल्यावस्था में ही है, उसकी जो यूट्रस है वो इनफेंटाइल है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, पूरा शरीर तो बढ़ गया एज के हिसाब से, लेकिन उसका यूट्रस जो है वो बाल्यावस्था में है। तो यहाँ पे हमें इन्फेंटाइल यूट्रस के लिए जो चिकित्सा बताई है, वो चिकित्सा मैं बाद में बताऊंगा, वो या तो उसमें हमें वो चिकित्सा करनी चाहिए। या गर्भाशय का भंग हो गया है, धातुक्षय हुआ है, या अजात रजसा हुआ है, भग संकोच हुआ है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो ऑर्गन रिलेटेड डिफेक्ट जो होता है उसमें कॉस्मेटोलॉजी में बहुत एडवांस प्रगति हो गई है। तो ये इस सब पे ट्रीटमेंट हो रहा है कि भग संकोच है, या फिर वजाइनल ओरिफिस, पिन होल वजाइनल यूनिफिस, सूचीमुखी योनि व्यापत है, तो उस पे चिकित्सा। जहां पे एनाटोमिकली डिफेक्ट है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, वहां पे तो सर्जरी करके वो लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग जो चिकित्सा करते हैं वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से भेल संहिता अगर हम लोग देखते हैं, भेल जी भी जो थे, आचार्य भेल ऋषि, वह अग्निवेश जी के क्लासमेट थे। तो उन्होंने बीज दोष को मेन कारण बताया है। बीज दोष का मतलब मॉडर्न के भाषा में जेनेटिक डिफेक्ट या क्रोमोसोमल डिफेक्ट को नहीं हमें मानना है। हमें यह मानना है कि जो बीज है, स्त्री बीज है, स्त्री पुष्प है, और पुरुष का भी जो शुक्र है वह किस तरह का है, उसकी क्वालिटी हैम्पर हुई है क्या, तो हमें उसको, उसकी क्वालिटी को अच्छा करना है। तो पंचकर्म के द्वारा हम लोग उसको अच्छा करते हैं। डिटॉक्स थेरेपी जो हमारा पंचकर्म का शोधन चिकित्सा है उसके द्वारा करते हैं। आम अगर संचित हुआ वहां है और बीज की पुष्टि नहीं हो रही है तो आम को हटाकर और स्त्रोतस को शुद्ध करके, आर्तव स्त्रोतस, शुक्रव स्त्रोतस को शुद्ध करके रसायन और वाजीकरण औषधि हम स्त्री पुरुष दोनों को देते हैं, क्योंकि स्त्रियों का शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, आर्तव भी अच्छा होना चाहिए। तो जब हम सीक्वेंस में ये सब चीजें करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन कभी कभी स्त्रियों में बीज दोष बहुत ज्यादा है, तो वो असाध्य है, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन वो नहीं साध्य हो रहा, तो हमें बोलना चाहिए कि असाध्य है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा सॉल्व, असाध्य है तो असाध्य है। इसी तरह से भेल संहिता में अपथ्य का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। अपथ्य भी इनफर्टिलिटी का कारण है। इसको सिंपल लिखा है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपथ्य आजकल कैसा है कि आज से 2024 है, आज से 30 साल पहले का जो लाइफस्टाइल था भारत का या पूरी दुनिया का, वो कुछ अलग ही था, और आज का कुछ अलग है। 30 साल पहले का आप सोचेंगे तो घर का ही खाना जो है उसको पथ्यकारी बोला जाता था। तुम्हारे माता पिता दादा दादी बोलते थे कि घर का खाना सबसे पथ्य है, बाहर का खाना अपथ्य है। तो इसका कारण ये भी है कि कुछ माइग्रेशन हुए, अभी नौकरी के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। अभी इसका एग्जाम्पल देख के देखते हैं, सब लोग अपथ्य कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं क्या अपथ्य है क्या अपथ्य है। तो जैसे कि लोग माइग्रेट होते हैं, एग्जाम्पल देके बताते हैं कि जो भेल संहिता में जो लिखा है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो अपथ्य देखेंगे कि आजकल बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो जहाँ पे आईटी के हब हैं, या लोग पढ़ने के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, या मुंबई हो गया, मुंबई में लोग इतने सारे लोग माइग्रेट होके सेटल हो रहे हैं, वहां पे इतना भर गए हैं।
या फिर साउथ इंडिया में लोग जाते हैं जहाँ पे आईटी सेंटर है, साइबराबाद सिकंदराबाद वगैरह में जाते हैं, मैंगलोर में जाते हैं। तो माइग्रेशन के वजह से साउथ वाले जो लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, वो नॉर्थ इंडियन खाना खा रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया वाले साउथ का खाना खा रहे हैं सभी जगह, क्योंकि अवेलेबल हो गया है। पंजाब में इतनी ठंडी है, तो लोग जो हैं वह पनीर खा के मेहनत ही नहीं करते हैं। पनीर बहुत हैवी चीजें खाते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। तो श्रम कम है और बैठे बैठे खाना खाना है। इसको कोई अन्यथा मत लीजिए, बस एक हेतु के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस ये कि क्या बीमारी हो रहा है इसकी वजह से। अभी साउथ का फूड देखेंगे तो इडली डोसा फर्मेंटेड आइटम है, सब जगह अवेलेबल है, पूरी इंडिया में सब जगह अवेलेबल है। और दही जो है, वो दही नॉर्थ साउथ इंडिया में लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पूरे इंडिया में सब लोग दही रोज खाते हैं। तो और दूसरा क्या है कि साउथ इंडिया में पिकल्स ज्यादा खाते हैं, अम्ल रसात्मक, वहां खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां का जो कोस्टल एरिया और वहां का वातावरण, वहां की मिट्टी है, वो क्षारीय भूमि है, अल्कलाइन मिट्टी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अम्ल रस, दही और खट्टी चीजें, फर्मेंटेड चीजें खाना जरूरी है। लेकिन वो लोगों ने, साउथ इंडियन लोगों ने अगर महाराष्ट्र में माइग्रेट किया और वो लोगों ने यहाँ पे इडली और दही और अचार और विनेगार और खट्टी चीजें ज्यादा खाई, तो सबको शीत पित्त होने लगता है। मतलब ये अपथ्य है उनके लिए। महाराष्ट्र का खाना खाना है, मतलब जिस देश में जा रहे हैं वहां का खाना खाना ही जरूरी है। अपना देश का खाएंगे इधर, तो ये माइग्रेशन की वजह से अपना फूड स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि वहां पे रक्त दुष्टि हो रही है। अपने देश में रहेंगे वो चीज खाएंगे तो रक्त दुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वहां का मिट्टी पानी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो जा रहे हैं वो उनके लिए साथ में है। महाराष्ट्र में आके अगर खा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो वह जो जो प्रदेश में जो चीजें खाए जाना चाहिए वो वहीं खाना चाहिए। और अगर अधिक मात्रा में कोई चीजें उल्टा खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो वो अपथ्य होता है। तो जैसे नाश्ता देखिए, महाराष्ट्र में अगर देखें, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे पोहा खाया जाता है, उपमा खाया जाता है, रोटी खाया जाता है, लेकिन वो मिस हो रहा है। लोग क्या खा रहे हैं? तो बहुत ज्यादा इडली, डोसा, मेदो वड़ा, ये चीजें वो खा रहे हैं। तो ये सबसे क्या हो रहा है? इनफर्टिलिटी का एक कारण हो रहा है। इसी तरह से भेल संहिता में वेग धारण, यह भी एक इनफर्टिलिटी का कारण बताया है। जैसे लॉन्ग ट्रेवलिंग अगर होता है, मेट्रो से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफिस आवर्स रह रहे हैं, 8-8 घंटे 12-12 घंटे शिफ्ट ड्यूटी रह रहा है, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम, वॉशरूम नहीं रह रहा है, टॉयलेट नहीं रह रहा है लड़कियों को, तो अपान वायु की विकृति हो रही है। अपान क्षेत्र क्या है? गर्भाशय है, गर्भाशय में अपान क्षेत्र है। तो हमें ना हिस्ट्री टेकिंग जब हम लोग करते हैं, तो दिन भर में क्या क्या काम किया, मॉर्निंग से इवनिंग में, हमें पूरा लिस्ट लेना है, मार्क लिस्ट करना है, और उसको बस ठीक कर दिया तो रिजल्ट आ जाता है। तो हर समय हमें उत्तर बस्ती देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से हम लोग को ये सोचना चाहिए। और अभी मैं कल योनि दोष और वायु, यह किस तरह से कारण होता है इनफर्टिलिटी में, वो मैं बताऊंगा। अब आप लोग कुछ बताइए। कंचन मैम, आप कुछ बताइए मैम, आपको क्या कहना है इस बारे में? प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जो भी आप बताते हो ना, तो बिल्कुल मुझे प्रैक्टिस में वो चीजें काम में भी आती है, और मैं वैसे ही पेशेंट देखती हूँ। अभी मैं आप जैसे कि हेतु पे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे अभी। तो मेरे पास भी ऐसे ही पेशेंट है अभी फिलहाल, कि जैसे आपने साउथ इंडियन पर्सन का एक बताया, तो वो वैसे ही सेम मेरे पास एक केस है, वो फीमेल साउथ इंडिया से ही है, और यहाँ पे काफी सालों से सेटल हो चुके हैं। तो उनमें इनफर्टिलिटी है, तो उनमें जो खाने पीने की आदतें जो है वो सेम साउथ इंडियन पीपल की जो होती है, मोस्टली वड़ा पाव, वड़ा पाव नहीं, जैसे इडली डोसा, वो जो वड़ा होता है, वड़ा सांभार, इस टाइप का ही खाना है सर। चपाती सब्जी वो खाते ही नहीं है, चावल के साथ भी रसम वगैरह खाना, अचार बहुत ज्यादा खाना, दही खाना। तो वो पेशेंट में ना अम्ल पित्त की हिस्ट्री मुझे मिली। मैंने तो अभी जैसे इनफर्टिलिटी है तो उसको अम्ल पित्त से ही स्टार्ट किया है। अभी मैं उसका पहले अम्ल पित्त पूरा सेटल करूंगी, उसके बाद मैं बाकी की मेडिसिन दूंगी उसको इनफर्टिलिटी की। तो मैंने उसको ऐसे ही समझाया, वो तो मुझे बोली कि मैम मुझे नहीं, जैसे इनफर्टिलिटी का स्टेटमेंट चार्ट स्टार्ट करो।
मैंने पहले उनको समझाया कि ये जो प्रॉब्लम है, आपके पित्त दोष बहुत ज्यादा है, वायु का दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको अगर मुझे ठीक करना है तो पहले मुझे यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वो तो मान गई। अभी 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रही है सर, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है। उसमें एक और केस मुझे याद आ रही है कि अभी मैंने उसको शायद 8-9 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा है। उसके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो 6 महीने लैंड पे, 6 महीना शिप में रहते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसा पेशेंट आता है ना, तो हम हिस्ट्री पूछते ही नहीं है कि क्या काम करते हैं, हस्बैंड कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने पूरा हिस्ट्री लेने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि वो दोनों साथ में ही नहीं है। और जब साथ में रहते हैं तो शायद वो जितनी बार उनका सेक्स होना चाहिए उतनी बार भी होता नहीं है। फिर भी मैंने पूरा उनका ट्रीटमेंट वगैरह देखा, उन्होंने बहुत ओवुलेशन स्टडी ये वो, आईवीएफ उनके 8 हो चुके हैं सर, 8 करीब करीब 8 हो चुके हैं। पर आठों के आठों फेलियर गए। तो मैंने उसका भी हिस्ट्री लिया कि वो बच्चा रह रहा था। फर्स्ट टाइम तो एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई थी उनको, और वो 3 महीने का बच्चा, फिर उनका एबॉर्ट हो गया। फिर ऐसे 3-4 एबॉर्शन हुए हैं। पर एक भी बार मुझे नहीं लगता है इतने अच्छे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। किसी के नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी। पर मैंने उनके सब रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई दूसरा कुछ मतलब जैसे हम टॉर्च टेस्ट करके देखते हैं, तो वो टॉर्च टेस्ट ही नहीं किया हुआ था सर। इतने मतलब एबॉर्शन होने के बाद तो हमारे दिमाग में वो ये एक ही आता है, गर्भ तो रह रहा है, मतलब कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फैलोपियन ट्यूब अच्छी है, गर्भ रह रहा है, मतलब उनका खाना पीना पूछा तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल खाना खाता है फिर भी कंसीव तो कर ही लेता है। पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो हर बार एबॉर्ट हो रहा था। तो अभी मैंने उसकी टॉर्च की टेस्ट की तो सर रुबेला पॉजिटिव आया। अभी मैंने रुबेला को ट्रीट करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है शायद मैं उनको फायदा दे पाऊंगी। पर मैंने उनको बोला कि अभी हस्बैंड आते हैं तो 6 महीना यहाँ पे रहेंगे, तो उस समय आप दोनों का भी ट्रीटमेंट करूंगी, उनका भी मुझे स्पर्म काउंट वगैरह देखना पड़ेगा। और एक तीसरी केस मुझे याद आ रही है कि अभी एक फीमेल है, उसका करीब करीब 19 एज की थी तब उसको चिकन पॉक्स हुआ था। और 20 एज में उसकी शादी हुई, अभी वो 27 एज की है। हस्बैंड बिजनेसमैन है। हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे, उसके स्पर्म काउंट वगैरह अच्छे हैं। पर इसको 7 साल से एक भी बार कंसीव नहीं हुआ। तो उसके रिपोर्ट्स देखे तो जैसे एच एस जी जो किया हुआ है, तो उसमें ना एक लेफ्ट साइड की ट्यूब जो है वो थोड़ा सा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ दिख रहा है। पर उन्होंने ऐसे क्लियर क्लियर नहीं लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्टेड है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा पेशेंट में वायु और पित्त की संप्राप्ति बनी हुई है, क्योंकि चिकन पॉक्स हो चुका है। तो मैंने उसको भी वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट किया कि मैंने उनको ऐसे ही समझाया कि एक वायु तो बढ़ा हुआ है पर रक्त भी दूषित है, क्योंकि चिकन पॉक्स हो चुका है। तो जैसे हम बताते हैं कि इसमें वायु और पित्त दोष को ही हमें ट्रीट करके आगे का हम सोचेंगे। तो मैंने यहाँ से मतलब वो पेशेंट में भी ऐसे ही सोच के ट्रीटमेंट दिया है सर। अभी तीनों केसेस के मेरे रिजल्ट शायद मुझे अच्छे मिले तो मैं जरूर यहाँ पे बताऊंगी। बहुत अच्छा, मतलब हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचे, क्योंकि मैंने काफी पास्ट में भी मैंने काफी इनफर्टिलिटी केसेस ठीक की हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर मैं अच्छे से सोच के अगर मैं ट्रीटमेंट दूं तो इसमें भी मुझे जरूर सफलता मिलेगी। और मैं ऐसे ही सोच के पेशेंट को देखती हूँ कि मुझे इसमें मुझे अच्छा ही करना है। इसका मतलब ये 7-8 साल से परेशान है, मैं चाहती हूँ कि इनको बच्चा हो जाए अच्छे से। तो मैं मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं उनका अच्छा ही करूँ। जी सर। जी जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर महेंद्र सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। या डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? प्रीति मैम कुछ हाँ बोलना सर, चाहते? प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक है सर आज का। और बस थोड़ा सा बोलूंगा मैं कि इस चरक संहिता में सर बताया गया है कि जो स्त्री बंधत्व के कारण है, उसमें एक आदि बंध्या स्त्री, मतलब जिसके प्रजनन अंगों का अभाव रहता है। दूसरा, जो त्रिदोष से पैदा हुए रोग हैं, उसके कारण कई बार महिला गर्भवती नहीं हो पाती है। तीसरा, भूतज दोष बताए गए हैं, जिसमें किसी आत्मिक कारण जिम्मेदार होता है।
इसके बाद एक देवज दोष भी बताया गया है, जिसमें किस्मत के कारण, यदि किस्मत में बच्चे नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसके बाद सर छोटी आयु में अगर अत्यधिक संभोग करती है कोई औरत, तो वो भी एक कारण बताया गया है कि उसके बच्चे नहीं होते हैं। इसके बाद सर गर्भस्रावी, मतलब जो गर्भ ठहर जाने के बाद फिर से वो गर्भ, मतलब गर्भपात हो जाए, वैसी स्त्री में भी बंधत्व का कारण बनती है। एक ऐसी स्त्री होती है जो मरे बच्चों को जन्म देती है, तो ये भी एक कारण है। एक कन्या प्रसूव है ना, बार बार जो लड़कियां पैदा करती है, वो भी बंधत्व में लिया जाता है। इसके बाद एक संतान के बाद फिर गर्भ ना ठहरना, एक बार बच्चा हुआ फिर दोबारा उसको बच्चे नहीं होते, ये भी इसी मतलब स्त्री बंधत्व में आती हैं। इसके अलावा सर जो भी मतलब व्यवहारिक रूप से अपन बांझ औरतों को 3 श्रेणियों में हम बांटा जा सकता है। एक वह औरत जो शादी के बाद कभी गर्भ नहीं धारण करती, उसको आधी बंध्या कहा जाता है। शादी के बाद एक संतान पैदा करने के बाद दूसरी बार गर्भ ना रहना, उसे काक बंध्या कहते हैं। तीसरी श्रेणी में इस तरह की औरतें आती हैं जिनको गर्भ तो बार बार ठहर जाता है, पर हर बार गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है। कई औरतों का बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। आयुर्वेद में ऐसी औरतों को गर्भस्रावणी या गर्भघातिनी कहा जाता है। और इसमें सर और भी बहुत सारे मतलब कारण हैं स्त्री बंधत्व के। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ है, या काला ज्वर हुआ है, या टीबी है, या गंभीर पांडु रोग से ग्रसित है, पौष्टिक आहार की कमी के कारण बीज उत्पत्ति ना हो पाना, कभी कभी अंतरस्रावी ग्रंथियों के सापड़ों में कमी होना, जैसे हाइपोथायराइड हो गया, या हाइपो फंक्शन ऑफ ओवरी, मोटापा आदि होना, संभोग के समय मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश या जज्बाती सदमे के कारण फैलोपियन ट्यूब का सिकुड़ जाना, संभोग के समय दर्द होना, या संभोग को मन ना करना, संभोग के समय योनि में हवा भर जाना, वी आवाज आवाज सहित बाहर निकल जाना, जन्म से ही योनि या गर्भाशय का अभाव, अविकसित ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, योनि मार्ग का अत्यंत छोटा होना, या योनि में होने वाले स्राव का अति अम्ल होना। मतलब मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिनको जो जो महिलाएं गर्भवती सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती थी कि उनको वाइट डिस्चार्ज, मतलब उनको सफेद पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा में शिकायत रहती थी। इसी तरह बीज कोशों में शोथ, पानी भर जाना, ये भी कारण होते हैं। इसके अलावा सर मैंने एक बहुत अच्छा केस देखा था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि एक पेशेंट आई थी मेरे पास, वो करीबन, हेलो आवाज आ रही है मेरी हाँ, सर? आ रही है सर, बोलते रहिए। सर मैंने एक केस देखा था मेरे लाइफ का, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग केस था ये, कि एक मेल और एक फीमेल दोनों आए थे, और उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। उनका मतलब उनका उनका मतलब स्पर्म काउंट अच्छा खासा था, संभोग अच्छे से हो पाता था, फीमेल की ओवरी अच्छी थी, यूटेरस बढ़िया था, माहवारी टाइम से आती थी, और उसके बाद भी करीबन उनको 5-7 साल से बच्चे नहीं हो पाते थे, नहीं हो रहे थे। तो जब उनका हेतु जानने की कोशिश की, तो जब बहुत ज्यादा डीप में दोनों से अलग 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 बातें की, तो मानस हेतु उनका आया कि जो मेल मेल पार्टनर था वो बहुत मतलब अपनी वाइफ को मतलब बहुत मतलब इस टाइप का ट्रीट करता था जैसे कोई मशीन हो। तो शुरू में जब उनकी शादी हुई, तो शादी होने के बाद उसको धारण हुआ, और जैसे ही गर्भ धारण हुआ, तो गर्भ धारण के बाद वो महिला को वॉमिटिंग होता था, वो सुस्ती रहती थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, और लेडी रहती थी। तो वो आदमी उसको मतलब इन सब चीजों को लेके टॉर्चर करता था कि तुम ही अकेली हो, महिला हो जो माँ बन रही हो, है कि तुम गर्म रोटी नहीं खिला पा रही हो, पूरे टाइम लेटी रहती हो, उल्टी उल्टी करती रहती हो। ऐसा करते करते इतना टॉर्चर करता था कि उसका पहली बार उसका गर्भपात हुआ, और उसका बच्चा पेट में ही मर गया। फिर उसका इलाज इलाज लिया उसने, लिया होगा मॉडर्न मेडिसिन में। फिर दोबारा फिर वो दो करीबन 6 महीने बाद कंसीव हुई, और कंसीव होने के बाद जैसे ही वो कंसीव हुई, तो वो आदमी फिर मैकेनिकल टाइप का, वो फिर उसकी जो शब्दों के बाण होते थे कि तुम ही माँ बन रही हो, और तुम्हें उल्टी मतलब वॉमिटिंग होती है रहती है, उल्टी करती रहती हो, लेटी रहती हो, कोई काम नहीं करती हो, मुझे खाना नहीं परोसती हो। तो दोबारा फिर उसका अबॉर्शन हुआ।
तीसरी बार फिर उसका मतलब कभी 7 साल तक कभी बच्चा हुआ ही नहीं। तो जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब सब रिपोर्ट नॉर्मल है और ये सब चीजें हैं, तो भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने बताया कि मेरा आदमी ने मुझे इतना टॉर्चर किया जब भी मैं गर्भवती रही, तो मैंने अपने आप से बोल दिया कि अब प्रभु मुझे कभी गर्भधारण हो ही ना। और वैसे ही हुआ कि 7 साल तक उसको बच्चे नहीं हुए। फिर सर दोनों का काउंसलिंग करा, उसको आदमी को समझाया कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो यार, ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल हैं, ये होती हैं कई महिलाओं में कि उनको उल्टी होती है, सुस्ती आती है, लेटी रहती हैं। जब दोनों की अच्छे से काउंसलिंग हुई तब जाके उनको गर्भ की मतलब उनको बच्चा हुआ। और उसमें सिर्फ काउंसलिंग ही की और खाली फल घृत दोनों को खिलाया गया था, और करीबन 1 साल बाद वो कंसीव हो गई थी। तो एक मानस बहुत बड़ा कारण है सर गर्भ का ना होने का। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर, आपने बहुत एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया। बहुत अच्छा बताया। और कोई बताना चाहते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? कुछ बोलिए आप लोग। देखिए, प्रशांत भट्ट जी ने, कंचन मैडम ने कितना अच्छा बताया। हाँ, मिश्रा जी बताइए सर। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ, बताइए। सभी को प्रणाम। सर अपने केस में भी मैं बोलना चाहूँगा, जैसे पता है कि मेरी वाइफ को, डॉक्टर राधिका को, उनके कॉलेज का इतना ज़्यादा स्ट्रेस था पिछली बार। जैसे उन्होंने कॉलेज चेंज किया, मानस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कॉलेज चेंज किया और अपनी मतलब लाइफ कूल हुई, प्रेगनेंसी हो गई, ये तो मानस का बहुत बड़ा योगदान है। जी, और बताइए। आपने अभी और बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। हाँ, बताइए बताइए हाँ, सर। और जैसे जैसा कि मैं वो उस केस में जैसे अभी जो आईवीएफ वाली केस है, उस केस में भी सर मैंने देखा है कि उसका भी मानस का, इस बार मैंने उस पर मानस पे काफी काम किया है। तो जैसे मानस मित्र गुटिका और इस तरह का, जैसे मैं कल से शिरोधारा कर रहा हूँ। तो जो सर ने बताया ना, उसका बहुत बड़ा ऐसा मतलब बहुत से परिवार में दिखता, जैसे माताएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो और लोगों का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अनुकूल नहीं होता, तो शरीर में वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस होता है, तो वो तो गर्भ को हानि करेगा करेगा। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक बताया सर। और इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो सर ने बताया ना सर, कि इसका सीधा डायरेक्ट है मानस पे सर। अगर पेशेंट को अच्छे माहौल में गर्भ संस्कार जो हम लोग करते हैं, यही सब तो चीजें करते हैं। ये मॉडर्न साइंस को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को यही पता है। कहते हैं कि लोग बायोलॉजिकल मदर और फादर बन जाते हैं, लेकिन शरीर ये नेचुरल प्रोसेस है ना। तो नेचुरल प्रोसेस होने के लिए नेचुरल माहौल बनाना होता है, जिसमें आध्यात्म का सहारा लेना होता है। और जो हमारी दवाइयां हैं पांच भौतिक चिकित्सा पे भी काम करती हैं, तो वो अंदर जाके वो सब लेवल को मेंटेन करती हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और कंचन मैडम, आपके लिए जितेंद्र मिश्रा जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि कंचन मैडम को देखा नहीं है कभी। आप कौन है, इतना डेडिकेटेड होके मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं? कौन है आप? वो आपको अच्छा, ठीक है। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैडम, आप अपने आप को दिखाने में कंफर्टेबल है तो दिखा दीजिएगा जब भी आपको मन होगा। लोग देखना चाहते हैं कंचन मैडम कौन क्या है। बोल रही थी सर? वो आपको देखना चाहते हैं, आप कौन है, कंचन मैडम कौन है। जी सर, मैं ना अभी एक विद्या कर्म कर रही थी, और वो पेशेंट ना सेकेंड डे ही आया, मतलब आज दूसरा दिन है उसका, और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप एक्चुअली हो चुका है, मेरे पास कोई नहीं था, नहीं तो मैं दिखाती थी। मुझे नहीं, देखना वो है नहीं, तो आपको देखना है, आप कौन है। आप कौन ओके है? ओके, मैं वीडियो ऑन करती हूँ फिर। हाँ, आप देखिए कंचन मैडम कौन है। सब लोग को ऐसा लगता है इतनी इंटेलिजेंट कौन है, कंचन मैडम कौन है। मैं कोशिश करूंगी आने की, पर होता है ना बहुत बार कि अभी मेरे पास पेशेंट है। अभी आप इन लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे तो मैं उनको भी हाँ, cover बुलाइए बुलाइए बुलाइए। मैं हाँ दिखाती हूँ। हाँ हम्म, हाँ। एक मिनट। सर बहुत से लोगों का नाम, आवाज से नाम तो पता है, एकदम पूरा आवाज ही बैठ गया सब इसको कंचन मैं मैम का अभी भी जो। मुझे कैमरा को पीछे साइड में करना है तो क्या करूँ? ऊपर एक आता है ना, ऊपर ऐसे कैमरा पे ऐसे क्लिक करिए, और ऊपर एक छोटा सा वो आता है स्क्वायर में, ऐसे गोल करने का। उसको क्लिक करने का तो पीछे हो जाएगा। एक मिनट, इनसे ऐसे ही बात कर रहे हो आप? ऐसे ही हाँ, बात करिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते कल तो सर। मेरा ये हाथ ऐसे बैंड नहीं हो रहा था, भाई आज तो हाँ मैं एकदम रिलैक्स कर रहा, और यहाँ पे स्वेलिंग भी बहुत थी, और हाँ मेरे पैर में भी बहुत प्रॉब्लम था। तो कल मैडम ने एक क्रिया की,
5 मिनट की क्रिया थी, लेकिन आज मॉर्निंग से मैं बहुत बेटर, यानी मोर देन 50-60% रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अच्छा, और बहुत अच्छा है। दोनों हाथ मेरे बैंड नहीं हो रहे थे, दोनों हाथ। क्यों, आज क्या हो गया था, कुछ खिंचाव हो गया था, क्या लेफ्ट हो में गया था? थोड़ा है प्रॉब्लम सर बाकी। ये गाउट का पेशेंट है। हाँ एक्चुअली 5-6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था पर फायदा इतना नहीं मिल रहा था। तो हाँ। मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे विद्या ऐड कर देती हूँ। तो उनको मैंने कल बोला कि आप करना चाहोगे, तो वो बोले हाँ ठीक है। तो कल मैंने किया। तो जैसे कि पेशेंट को समझाने जाओ कि मैं इसको सही में फायदा होता है, तो पेशेंट शायद नहीं मानता है। पर मैंने उनको करने के बाद बोला कि आप मुझे कल इसका रिजल्ट बताना। तो वो आज आने के बाद बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह वो टैबलेट भी भूल गए हैं। नहीं तो टैबलेट लेते हैं वो, कभी कभी पेन किलर लेना पड़ता है उनको। चलने में परेशानी होती थी, हाथ मतलब वो उनका शर्ट का बटन लगाना भी उनको तकलीफ नहीं जमता था। तो तो शर्ट का विद बटन कैसे किया आपने? वाइफ लगा के देती थी, कभी कभी इतनी हालत खराब होती थी। लेकिन हाँ, आज ये बहुत बहुत बहुत, यानी आती बिना वो इवन मेडिसिन नहीं खाई तो भी एकदम अच्छा लग रहा है, ऐसा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो विद कैसे किया मैम, आपने निडल से किया? हाँ सर, ये अभी ये सब चीजें रखी हुई है यहाँ पे। दिखाइए अभी दिखाइए। मैं इनका अग्निकर्म भी करूंगी। ये स्वर्णशिला का है। हाँ स्वर्णशिला का और ये एक्चुअली कोई नहीं है आज, आस्था नहीं है। नहीं तो आस्था को बोलती थी पिक्चर ये करने के लिए, वीडियो निकालने के लिए। ये हाँ 26.5 साइज की नीडल है। और हाँ इससे मैंने शिप्र, चारों शिप्र, जैसे कि हाँ। ये यहाँ पे पैरों में, ये 2 पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इनका एक स्तपनी वर्म भी किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो कितना देर तक प्रिक करके रखती है? सर मैंने आज ना ये पॉइंट पे किया ना, तो आज इतना अच्छा, मतलब मैं बोलूंगी 10 ml तो ब्लीडिंग हुआ है उनका एक ही हाथ से। अच्छा, 10 ml, बहुत अच्छा। हाँ। दूषित रक्त निकाला, वायु निकाला आपने? हाँ, अभी मैं 7 days रेगुलर करूंगी, फिर ट्वाइस अ वीक, फिर वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। अच्छा, इनका क्या हेतु क्या था, क्यों खिंचाव हो गया था, क्यों स्टिफनेस था? एक्चुअली स्ट्रेस भी बहुत रहा है। एक बेटी की डेथ हो चुकी है मेनिंजाइटिस की वजह से। दूसरी बेटी जो है उसका टाइप 1 डायबिटीज आ रहा है। और इनके बिजनेस में भी उनको थोड़ा स्ट्रेस, खाना पीना, मतलब समोसा वड़ा बाहर का सब खाना सब बाहर का खाना, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है, उसके चक्कर में सब गड़बड़ वाला खाना चल रहा था इनका। वात दोष वैसे ही पहले बढ़ा हुआ था, और उसमें रक्त दोष बढ़ाने वाले सभी हेतु जा रहे थे उनके सर। तो ये ठीक है, तो रक्त कैसा निकला, वो ब्लैकिश था कि रेडिश था? हाँ सर, वही मैंने उनको बताया। पैर का थोड़ा सा ब्लैकिश निकला और हाथ का थोड़ा रेडिश। कल तो एक भी बूंद रक्त नहीं निकला। आज उनके लेफ्ट साइड के हाथ से बहुत सारा निकला। तो और उनको वही हाथ में सबसे ज्यादा तकलीफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। तो मैं अग्निकर्म कर लेती हूँ सर इनका। आप कर लीजिए मैम। और ना जी मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये 27 ईयर से मैम प्रैक्टिस कर रही है मुंबई में। किसी को मुंबई में पेशेंट भेजना होगा तो इनके पास भेजिए। और एमडी कर रही है संहिता में, और इनकी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है, बन रही है। जी सर। हाँ, तो ये अपनी बेटी की बड़ी बहन दिखती है, मतलब इतना मेंटेन रखते हैं आयुर्वेद खा के, आयुर्वेद जी का सर। चलते हुए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने देख लिया होगा कंचन मैम कौन है? यस सर, यस सर। हाँ। और मैं बाकी लोगों को भी बुलाऊंगा। अभी हम सेशन बंद करते हैं, सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम। और कंचन मैम, आप हो सके तो वीडियो बनाइए, नहीं तो बाद में कभी वीडियो दिखाएगा अग्निकर्म का। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। देखिए, काम करते करते पढ़ाई करना, ये कंचन मैम से सीखने को मिला। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम। अब हम 9 बजे मिलेंगे, हम लोग क्लिनिकल संभाषा में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी को।